2 घंटे बाद बम्बई शहर का पहला मज़ाफ़ाती रेलवे स्टेशन कल्याण आ गया। कल्याण से बम्बई का बोरीबंदर रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर रह जाता है। इस दौरान में हिंदू फैमिली से मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। लीला से बातें भी हुई थी। उसने मुझे अपने मेडिकल कॉलेज और अपनी सहेलियों के नाम भी बता दिए थे। कल्याण के बाद यूं तो कई लोकल स्टेशन आए, मगर ट्रेन सिर्फ दादर पर जाकर रुकी। जहाँ से चली तो बम्बई के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन बोरीबंदर के कुशादा प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। अब मैं हिंदू फैमिली और लीला को भूलकर बड़ी चौकस नजरों से प्लेटफॉर्म का जायजा ले रहा था। एक हुजूम था, खल्के खुदा का दरिया था जो बह रहा था। यहाँ कौन किसी को देखता था। मैं भी थैला उठाए भीड़ में गुम हो गया। फर्स्ट क्लास के गेट पर ज्यादा रश नहीं था, लेकिन वहाँ मिलिट्री पुलिस के 2 जवानों को देखकर मैंने थर्ड क्लास के गेट की तरफ रुख किया। जहाँ भीड़ के रेले के साथ मैं भी बाहर निकल गया। सामने सड़क के किनारे टैक्सियां खड़ी थी। मैं एक टैक्सी में जा घुसा और उसे ओपेरा हाउस चलने के लिए कहा। बम्बई शहर मेरे लिए नया नहीं था, पहले भी इस शहर की आवारागर्दी कर चुका था। ओपेरा हाउस के चौक पर उतरकर मैं पैदल ही चरनी रोड की तरफ चलने लगा। शहर में ट्रैफिक का शोर मचा था, लोगों का हुजूम चल रहा था। चरनी रोड में दाखिल होने के बाद मैं मोहतात हो गया। दूर से मैंने अपने जासूस बल के मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान शाह के मतब को देखा। उसका बोर्ड दुकान के बाहर वैसे ही लगा था और एक एम्बेसडर गाड़ी बाहर खड़ी थी। शायद हकीम साहब का कोई अमीर मरीज आया हुआ था। मैं एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। चाय का कप मंगवा कर पीने लगा। बम्बई की ट्रैफिक पुलिस का एक दुबला पतला सिपाही डंडा लटकाए रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और काउंटर के ईरानी मालिक की तरफ देखकर बोला, दादा एक गर्मा गर्म चाय का कप पिलाओ। साला भाग गया, मगर कहाँ जाएगा। पकड़ू ना तो घासी राम नाम नहीं। मैं खामोशी से बैठा रहा। सिपाही मेरे सामने वाले मेज पर बैठ गया। टोपी उतार कर उसने मेज पर रख दी, फिर अचानक उठकर मेरे पास आया। मेरा दिल एक बार तो जोर से धड़क उठा। सिपाही ने बड़े अदब से कहा, सरदार जी ये लून की शीशी ले लूं? चाय में नमक मिलाकर पीता हूँ। मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, ले लो जी। सिपाही ने नमकदानी उठाई और थैंक यू सरदार जी कहकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने उठकर काउंटर पर चाय के पैसे अदा किए और बाहर सड़क पर आकर हकीम साहब की दुकान की तरफ देखा। गाड़ी अभी तक बाहर खड़ी थी। अब मैं ज्यादा देर सड़क पर रुक नहीं सकता था। मैंने खुदा का नाम लिया और हकीम सुलेमान शाह के मतब की तरफ चलने लगा। मैं उसके मतब की ड्योढ़ी में से गुजर कर बैठक में गया तो देखा कि हमारा मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान सफेद लिबास पहने अपनी संदूकची के पीछे गालीचे पर बैठा एक हिंदू औरत से बातें कर रहा था जो उसके पास ही बैठी थी। मैंने हाथ जोड़कर सलाम किया तो हकीम साहब ने नजरें उठाकर मुझे देखा, फिर कहा, बैठो सरदार जी, अभी देखता हूँ। उसके लहजे से मैं अंदाजा न लगा सका कि हकीम साहब ने मुझे पहचाना है या नहीं, क्योंकि उसका अंदाज बिल्कुल कारोबारी और रोजमर्रा का था। मैं बैठक में फर्श पर चुपके से बैठ गया। हिंदू औरत को हकीम साहब ने माजून की शीशी और कुछ पुड़ियां देकर कहा, बहन जी दवाई बाकायदगी से खाएं, भगवान अच्छा कर देगा, परसों आकर फिर दिखाइएगा। हिंदू औरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठक से चली गई। उसके जाने के बाद हकीम साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं हुआ? मैं समझ गया कि हकीम साहब ने मुझे एक सिख के रूप में भी पहचान लिया है। आखिर वो मास्टर स्पाई था, तजुर्बाकार जासूस था। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं था। हकीम साहब अपनी जगह से उठकर मतब की ड्योढ़ी में आ गए। सामने ताक में रखे हुए लोटे में से पानी लेकर 2-1 बार कुल्ली की और रुमाल से मुंह पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, सामने वाली कोठरी में चले चलो। मैं जल्दी से उठकर हकीम साहब की कोठरी में घुस गया। थोड़ी देर बाद हकीम साहब भी कोठरी में आ गए। दरवाजा बंद करके बोले, तुमने बहुत देर कर दी। इन लोगों ने डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन को किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका हम अभी तक सुराग नहीं लगा सके। मैंने हकीम साहब को बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी, कैसे जम्मू में मेरा साथी शहीद हो गया, लेकिन हमने टारगेट उड़ा दिया था। हकीम साहब ने कहा, इसका मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने यहाँ आते आते बहुत देर कर दी। मैंने कहा, उन लोगों ने हमारे साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को अगवा करके बड़ौदा अहमदाबाद के जंगल के पुराने खंडर में जेर जमीन लेबोरेटरी में रखा हुआ था। अब वहाँ से किसी दूसरी जगह क्यों ले गए? हकीम सुलेमान शाह ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, फिर दरवाजा बंद करके बोला, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुखबरी हुई थी कि पाकिस्तानी कमांडो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वापस निकालने भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। ये मुझे मेरे एक खास आदमी ने इत्तला दी थी। मैंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा असली मिशन तो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना है। हकीम साहब बोले, मैं जानता हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, मैंने अपने एक खास एजेंट को डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी का सुराग लगाने भेजा है। शायद वो कल शाम तक वापस आकर मुझे कोई इत्तला दे। ये अच्छा है कि तुम एक सिख के भेस में हो। तुम आज की रात किसी गुरुद्वारे में गुजारना, खबरदार किसी होटल में न ठहरना। कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तुम जाओ। ये कहकर हकीम साहब कोठरी से निकलकर अपनी बैठक में चले गए। उनके जाते ही मैं भी कोठरी से निकल आया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ड्योढ़ी से होता हुआ बाजार में आ गया। बम्बई शहर में सिखों के कई गुरुद्वारे हैं। एक बड़ा गुरुद्वारा पीला हाउस के पास भी है, जिसके साथ एक सराय भी है। मैं ट्राम में बैठकर पीला हाउस वाले गुरुद्वारे में आ गया, जहाँ ग्रंथ पाठ हो रहा था।
सिख माथा टेक के चले आ रहे थे। मैंने भी अंदर जाकर माथा टेका, प्रसाद लिया और सराय में आकर एक अकाली सिख को देखा कि नीली पगड़ी पहने सब्ज कुर्सी लगाए रजिस्टर सामने रखे बैठा था। मैंने जाकर सत श्री अकाल किया और बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहरूं। अकाली सिख ने बेनियाजी से कहा, 50 रुपए लगेंगे सरदार जी, 2 रातें रह सकोगे, धर्मशाला में जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त जेब से 50 रुपए निकाल कर अकाली सिख सेवादार के हवाले कर दिए। उसने मुझे एक दूसरे बूढ़े सेवादार के हवाले कर दिया, जो मुझे सराय की एक टूटी फूटी शिकस्ता कोठरी में ले आया। बोला, तुम्हारे पास बिस्तरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं महाराज। सेवादार बोला, वाहे गुरु की कृपा हो तुम पर, घर से भाग कर आए हो? मैंने कहा, नहीं सरदार जी, अपने भाई को तलाश करने आया था, वो नहीं मिला, 2 रोज और उसे देखूंगा, ना मिला तो चला जाऊंगा। सेवादार कहने लगा, 10 रुपए मुझे दोगे तो बिस्तर ला दूंगा। मैंने उसे भी 10 रुपए दे दिए। वो मेरे लिए एक दरी, सरहाना और चादर ले आया। इसे फर्श पर बिछाकर सो जाना, संडास साथी है। वहाँ बाथरूम को लोग संडास कहते हैं। मैंने वहीं लंगर में खाना खाया। लंगर के खाने के उन्होंने मुझसे 2 रुपए वसूल कर लिए। दोपहर को कोठरी में पड़कर सो रहा। शाम को मुंह हाथ धोकर धर्मशाला से बाहर निकलकर टहलता टहलता पारसी के बुत के इलाके की तरफ आ गया। जहाँ मुझे एक जगह फुटपाथ पर पब्लिक टेलीफोन का बूथ नजर आया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना लीला को फोन किया जाए। ये एक जज्बाती सी ख्वाहिश थी। मैंने सिक्का डालकर नंबर घुमाया तो दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज आई, हेलो। मैंने आगे से कोई बात न की और फौरन रिसीवर रख कर फोन बंद कर दिया। एकदम ख्याल आया कि मैं यहाँ रोमान लड़ाने नहीं आया। इस किस्म की छोटी छोटी जज्बाती ख्वाहिशात पर काबू पाना भी कमांडो की तरबियत में शामिल होता है। मैं टेलीफोन बूथ से निकलकर सामने मेट्रो सिनेमा वाले फुटपाथ पर आ गया। यहाँ बड़ी फैशनेबल दुकानें थीं, 2 एक स्नैक बार भी थे। एक स्नैक बार के करीब से गुजरा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, हाय हरनाम। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये किसी लड़की की आवाज थी। मैंने देखा कि मेरी ट्रेन वाली साथी लीला स्नैक बार से निकलकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। उसने तंग जीन्स और बगैर आस्तीनों की जैकेट पहन रखी थी। हरनाम, कितना अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। आओ मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाऊं। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, वो बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे बाजू से पकड़कर स्नैक बार में ले गई। ये एक छोटा सा साफ सुथरा और चमकीले फर्नीचर वाला स्नैक बार था। लीला की सहेलियां भी मॉडर्न लिबास में थीं और कोई मशरूब पी रही थी। लीला ने मुस्कुराकर कहा, माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हरनाम सिंह हैं, पंजाब से आए हैं बम्बई, बड़े स्मार्ट हैं। लड़कियों ने हेलो हेलो कहकर मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। गोलियों से भरा हुआ रिवॉल्वर उस वक्त भी मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन लीला ने जबरदस्ती मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा ली। फिर एक एक करके हेलो करती सारी लड़कियां चली गईं। खुदा जाने वो लीला को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपशप का मौका देना चाहती थी। लीला मुझसे बाजू मिलाकर बैठ गई और बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो? मैंने जरा पीछे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं? वो मुस्कुराते हुए बोली, फिर तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा, अभी आज ही तुम्हें आया हूँ, बस गिराज में भाई साहब के पास गया था, खाना खाया और जरा सैर को निकला था कि तुमसे मुलाकात हो गई। सोचा था शाम को तुम्हें फोन करूंगा। लीला ने बिल मंगवाया और पर्स खोलकर नोट गिनते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेट्रो में बड़ी अच्छी म्यूजिकल फिल्म लगी है, चलो उसका प्रीमियर शो देखते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। लीला की बेतकल्लुफी से मुझे खौफ आने लगा था कि खामखा किसी मुश्किल में न फंस जाऊं, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया, बस वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इस तरह सिनेमा हॉल में कम से कम 3 घंटे तो गुजर जाएंगे। मैं उसके साथ हो लिया। लीला ने बॉक्स के 2 टिकट लिए और हम 2 सीटर बॉक्स में आकर बैठ गए। फिल्म शुरू हुई तो लीला ने प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में जो रिवॉल्वर था, मैं नहीं चाहता था कि लीला का हाथ उस तक पहुंचे, मगर बंबई शहर के सिनेमाओं के बॉक्स इस मामले में काफी बेबाक साबित हो रहे थे। फिर भी मैंने अपने रिवॉल्वर के राज को मुनकशिफ होने से बचा लिया। फिल्म खत्म हुई, हम बाहर निकले तो शाम हो रही थी। सिनेमा की बिल्डिंग और फुटपाथ पर नियॉन साइंस की रोशनियां बिखरी हुई थी। लीला मेरे साथ लगकर चल रही थी। हम किसी खाली टैक्सी के इंतजार में फुटपाथ के किनारे खड़े थे कि 2 आदमी जो शक्ल सूरत से ही बदमाश लगते थे, करीब आकर लीला को हवस आलूद आंखों से देखने लगे। मैं खामोश रहा। इतने में एक गुंडे ने आवाज दी। लीला ने उसे झाड़ पिलाई तो उसने आगे बढ़कर उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फोहश गाली दी। मैंने लपक कर गुंडे की गर्दन पर हाथ मारा तो वो गिर पड़ा, लेकिन उसके साथी ने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमलावर हुआ। अब मैं रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर हो गया। मैंने जैकेट में से रिवॉल्वर निकाला ही था कि फर्श पर गिरा हुआ गुंडा भी चाकू निकाल कर मेरी तरफ लपका। मैंने फायर कर दिया। गोली दूसरे गुंडे की छाती में जाकर लगी। खून का फवारा उबल पड़ा। वो गिरा और दूसरा गुंडा भाग गया। लीला चीख मारकर सिनेमा हॉल की तरफ दौड़ी। मैं
मैं अकेला रह गया। लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैंने हवा में 2 फायर किए। लोग पीछे को गिरे, मैं एक तरफ उठकर दौड़ा। लोग मेरे पीछे शोर मचाते भागे आ रहे थे। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो यहाँ भी लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। मैंने जहाँ 1-2 और फायर किए वहाँ एक अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक रुक गई, सिपाही सीटियां बजाने लगे। मैंने एक टैक्सी खड़ी देखी, पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद उसे स्टार्ट करके एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल गया। वहां से लिविंगस्टन रोड पर आ गया, जहां एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी और चुपके से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार घूमकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उसे पीला हाउस की तरफ चलने को कहा। पीला हाउस से एक चौक पीछे ही मैंने टैक्सी छोड़ दी और जहां से 2-3 गुंजान बाजारों में से गुजरता हुआ चरनी रोड पर निकल आया। शुरू रात की हल्की रोशनियों और अंधेरों में चलता हुआ मैं हकीम साहब के मतब में आया तो देखा कि वो अकेले बैठे टेबल लैंप की रोशनी में किसी किताब की वर्करदानी कर रहे थे। मेरे चेहरे ही से उन्होंने मेरे अंदर की घबराहट को भांप लिया। मुझे कोठी में जाने का इशारा किया और खुद भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। बोले, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, तुम्हें कल शाम को आने का कहा था। उन्होंने मुझे किसी कदर डांटते हुए कहा। मैंने उन्हें सूरत हाल बताई तो अपनी गुस्सीली आवाज में बोले, तुम आवारा लड़कियों के पीछे हमारे मिशन को तबाह करने पर तुले हुए हो, मुझे हेडक्वार्टर में तुम्हारी शिकायत करनी होगी। मैंने कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये सब कुछ एक इत्तेफाक से हुआ। हकीम साहब बोले, मुझे अफसोस है, ये बात तुम्हारे रिकॉर्ड में आ जाएगी। बहरहाल मैं तुम्हें कैंची और सेफ्टी रेजर लाए देता हूँ और जितनी जल्दी हो सके अपना सिखों वाला हुलिया बदल डालो। वो दरवाजा बंद करके चले गए। चंद लम्हों के बाद उन्होंने मुझे कैंची और शेविंग का सामान ला कर दिया। मैं गुस्ल खाने में घुस गया। जल्दी जल्दी पगड़ी उतार कर सर के बाल काटे, दाढ़ी मूंढी और फिर से क्लीन शेव नौजवान बन गया। हकीम साहब ने मेरे कपड़े खुद कैंची से रेजा रेजा कर दिए। मुझे पहनने को नई पतलून और पुरानी जैकेट दी गई और कहा, अब तुम कल तक इस कोठरी में बंद रहना। कल शाम को मेरा एजेंट आकर जो इत्तला देगा उसके मुताबिक अगला प्रोग्राम तैयार होगा कि तुम्हें क्या करना है। सारी रात और कल का सारा दिन मैं कोठरी में बंद रहा। दूसरे दिन के अखबारों में मेट्रो सिनेमा के बाहर शहर के एक गुंडे के कत्ल की खबर चौखटे में छपी थी। खबर में यह भी लिखा था कि फायरिंग के बाद कातिल और उसकी साथी औरत दोनों फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लीला के फरार का पढ़कर मुझे खुशी हुई। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। अगर पकड़ ली जाती तो उसके खानदान पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती। दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम को हकीम साहब का खास एजेंट इत्तलात लेकर आ गया। रात को मतब बंद करने के बाद हकीम साहब मेरे पास कोठरी में आ गए। वो मेरे लिए खाना भी लाए थे। मैं खाना खाने लगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन की निशानदही नहीं हो सकी। अपना एजेंट सिर्फ इतनी खबर लाया है कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन दोनों को अहमदाबाद से 80 मील दूर एक कस्बे रखेलपुर से 1.5 कोस दूर एक पुराने किले में रखा हुआ है, जहां पूना रेजिमेंट की एक कंपनी पहरा दे रही है। मुंह अंधेरे हमारा एजेंट पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जीप लेकर आएगा। तुम्हें उसके साथ सूरत शहर जाना होगा, जो यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर है। सूरत में वो तुम्हें हमारे एक और आदमी के हवाले कर देगा। वो तुम्हें अपनी निगरानी में अहमदाबाद और फिर वहां से कस्बा रखेलपुर तक पहुंचाएगा। रखेलपुर में तुम्हें क्या करना होगा ये वो आदमी तुम्हें सब कुछ समझा देगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा मिशन एक अहम तरीन कौमी मिशन है। अगर अब तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुम जिंदा बचकर पाकिस्तान नहीं जा सकोगे। अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो और अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के बाद जाकर कहीं आंख लगी। मुंह अंधेरे मुझे हकीम साहब ने जगा दिया। उन्होंने मुझे 1000 रुपए देते हुए कहा, इन्हें अपने पास रखना। अब तुम्हारा नाम अहमद भाई है। बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप मर गए थे। तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं। तुम रखेलपुर में नौकरी की तलाश में आए हो। ये मंसूबा तुम्हारे लिए इसलिए बनाया गया है कि तुम गुजराती जबान रवानी से बोल लेते हो। रखेलपुर में रहकर तुम्हें जो कुछ करना होगा वो हमारा सूरत शहर वाला एजेंट तुम्हें समझाएगा। अब तैयार हो जाओ, जीप आ गई है। हकीम साहब मुझे ड्योढ़ी में ले आए, जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दुबला पतला आदमी खड़ा था। हकीम साहब ने मुझे उससे मिलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब आपका शुक्रिया, बस इस यतीम बच्चे को सूरत पहुंचा दें। वहाँ कोई काम दाम करेगा, यहाँ तो बेकार फिरता है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र न करें हकीम साहब, मैं उधर ही जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने मुझे अपनी जीप में बैठने को कहा और जीप रवाना हो गई। जीप सारी रात सड़क पर चलती रही। रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर हमने एक चाय खाने में चाय का एक कप पिया। एक जगह पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सिपाही सैल्यूट मारकर अलग हट गए। सुबह जीप एक छोटे से शहर में पहुंची, जिसका अब नाम मुझे याद नहीं रहा। हमने नाश्ता किया। पुलिस इंस्पेक्टर की हर जगह आओ भगत होती रही। किसी को भी खबर नहीं थी कि ये शख्स हमारा खुफिया एजेंट है। ताज्जुब की बात है कि उस शख्स ने रास्ते में भी मुझसे मिशन के बारे में एक बात तक न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। दोपहर से कुछ पहले हम सौराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर सूरत पहुंच गए, जो एक पुरानी बंदरगाह भी थी। बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। पुलिस इंस्पेक्टर मुझे शहर से बाहर मजाफात में बने हुए एक क्वार्टर में ले गया, जहाँ 2-3 पुरानी खटारा कारें बाहर खड़ी थीं। क्वार्टर के सहन में एक मजबूत जिस्म का आदमी कमीज और मैली सी पतलून पहने एक इंजन की मुरम्मत कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर
को देखकर उसने सलाम किया और अपने शागिर्द से कहा, जाकर बाजार से खाने को मछली ले आए। जब लड़का चला गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे कहा, दादा, हकीम साहब ने इसे भेजा है, बाकी तुमको सब कुछ मालूम है। वो आदमी जिसका नाम दादा था या उसका लकब था बोला, कोई बात नहीं, इसका नाम अहमद भाई है ना? हाँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। हम चारपाइयों पर बैठ गए। शागिर्द मछली और रोटियां लेकर आ गया। हमने डट कर खाना खाया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। दादा बोला, अहमद भाई, रात को गाड़ी से अहमदाबाद चलेंगे, तुम बेशक अंदर जाकर आराम करो। मैंने कोई सवाल न किया क्योंकि सबको मालूम था कि किसको क्या करना है। मैं शाम तक सोता रहा। रात का खाना मैंने दादा के साथ मिलकर खाया। फिर उसने चाय बनाकर मुझे दी और खुद भी एक प्याली लेकर मेरे सामने बैठ गया। उस वक्त वहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। दादा कहने लगा, मैं तुम्हें रखेलपुर ले जाकर फिरोज भाई से मिलवाऊंगा। वो मेरा चचा है और रखेलपुर में उसकी अपनी छोटी सी जमींदारी है। वो मेरे बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं उसका भतीजा हूँ और सूरत शहर में मोटर मैकेनिक हूँ और अकेला रहता हूँ। तुम भी इससे हरगिज अपने मिशन के बारे में कभी कोई बात न करना। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा वहाँ? दादा बोला, वही अब बताने लगा हूँ। मेरा चचा फिरोज भाई तुम्हें रखेलपुर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में किसी किस्म की छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगा। तुम्हें वहाँ रहने को एक कोठरी भी मेरे चचा की हवेली में मिल जाएगी। कस्बे का वही एक डाक खाना है। वहाँ से हफ्ते में 2 बार उसी पुराने किले को डाक जाती है जहाँ हमारी इत्तला के मुताबिक पूना रेजिमेंट की कंपनी मुकीम है और जिसने डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वहाँ छुपा रखा है। कोशिश की जाएगी कि उस हरकारे की नौकरी ही तुम्हें मिल जाए। उससे आगे तुम्हें खुद सुराग रसानी करके डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी का पता चलाना है और फिर उन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ मेरे क्वार्टर में ले आना है। ये काम अब तुम्हारी महारत, वतन परस्ती, बहादुरी और दानिशमंदी पर मुश्तमिल है। वहाँ जाकर क्या सूरत हाल हो मुझे उसका इल्म नहीं है। बहरहाल तुम्हें हर सूरत हाल में इंतहाई होशियारी से काम करना होगा और चाहे तुम्हें वहाँ दर्जन भर भी खून करने पड़े, तुम्हें डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वहाँ से निकाल लाना है। वो पाकिस्तान का विरसा और सरमाया है। हम रात को गाड़ी से अहमदाबाद रवाना हो गए। सूरत से अहमदाबाद का फासला 200-300 किलोमीटर है। ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। उसने हमें दूसरे दिन कोई 9 बजे सुबह अहमदाबाद पहुंचा दिया। हमने स्टेशन के सामने एक होटल में बैठकर नाश्ता किया। हम वहाँ गुजराती जबान ही बोल रहे थे। यहाँ से हम एक खटारा बस में सवार होकर कस्बा रखेलपुर की तरफ चल पड़े। 80 मील का ये फासला बस ने रास्ते में कई जगह आराम करने के बाद 4 घंटों में तय किया। रखेलपुर हरी भरी खेतों, ऊंची नीची सरसब्ज पहाड़ियों और घास के मैदानों और घने दरख्तों में घिरा हुआ एक कस्बा था। उसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि यहाँ गन्ना और कपास की फसल बहुत होती थी। मैं अपने रहनुमा के साथ उसके उधेड़ उम्र चचा फिरोज भाई की हवेली में दाखिल हुआ तो हमारी बहुत आवभगत हुई। फौरन मुर्गियां ज़िबाह की गईं और घर में पराठे पकने लगे। बड़े मजे से खाना खाया। दादा ने अपने चचा फिरोज भाई को मेरे बारे में वही कुछ बताया जो उसने मुझे बताया था। फिरोज भाई अपनी खशखशी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे इस लौंडे को सूरत में कोई काम नहीं मिला? दादा बोला, चचा ये गाँव में काम करना चाहता है। लड़का बड़ा शरीफ और मेहनती है। 10 जमातें पढ़ा हुआ है। डाक खाने में लगा दो। इसको पहले इस काम का तजुर्बा भी है। ये पहले भी डाक बाबू रह चुका है। फिरोज भाई ने कहा, अच्छा किशन दास से बात करूंगा। किशन दास कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। निहायत शरीफ आदमी था। फिरोज चचा से उसकी बड़ी दोस्ती थी। दूसरे रोज फिरोज चचा मुझे उसके पास लेकर गया। किशन दास पोस्ट मास्टर ने चाय मंगवाई। फिरोज चचा ने मेरी बात की तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोला, फिरोज भाई तुम्हारा कहा मैं टाल नहीं सकता। इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। यहाँ का स्टाफ ही कितना है, लेकिन तुम आए हो तो मैं इसे पैक कर रख लेता हूँ। मगर ये शहर तो नहीं भाग जाएगा। ये सारी बातें गुजराती जबान में हो रही थी। मैंने फौरन बड़े अदब से कहा, बाबूजी मैं तो बस आपके चरणों में ही रहूंगा। किशन दास पोस्ट मास्टर हंसकर बोला, बाबा रहना तुम फिरोज भाई के चरणों में। फिरोज चचा बोला, क्यों नहीं किशन दास, ये मेरी हवेली में रहेगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। मुझे उस छोटे से पोस्ट ऑफिस में पैकर की नौकरी मिल गई। पोस्ट ऑफिस की छत ढलानी थी। सामने एक बरामदा था जिसमें एक बेंच बिछा था। दफ्तर में 2 कमरे थे। एक में स्टोर था और दूसरे बड़े कमरे में पोस्ट मास्टर किशन दास, 2 क्लर्क, एक मुंशी और एक पैकर बैठते थे। लिफाफों, पोस्ट कार्डों और पार्सलों पर खटाखट मोहरें लगाई जा रही थी। छत खस्ताहाल थी। फर्नीचर पुराना हो चुका था। बारिश ने बरामदे के फर्श की कई ईंटें उखाड़ रखी थी। हमारा एजेंट दादा चला गया। मुझे फिरोज चचा ने अपनी पुरानी हवेली के पिछवाड़े सहन में एक कोठरी दे दी। वहाँ मेरे लिए बिस्तर लगा दिया गया। फिरोज चचा ने कहा, अहमद भाई नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पका दिया करेगी। तुम तनख्वाह में से उसे राशन खरीद कर दे दिया करना। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हारा खाना हमारे हाथ से आ जाया करेगा। और मैंने पोस्ट ऑफिस में आना जाना शुरू कर दिया।